बीच में तो ऑथेंटिसिटी की कंप्लेंट्स जो है वो इस तरीके से नहीं आ रही थी, लेकिन फिर जब लोगों ने डायरेक्ट रेप्लिकाज ही बेचने शुरू कर दिए ना, तो वहाँ पे अमेज़न को जो है ना वो खटका लगा कि ये कुछ गलत हो रहा है। अभी होलसेल में तुमको स्कैम भी बता रहे थे कि होलसेल में कोई स्कैमिंग शुरू हो गई है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अमेज़न का एल्गोरिदम है क्या। अभी आजकल हमने देखा है कि LLC के ऊपर बहुत ज्यादा स्कैम्स हैं। तो अभी जनरली कौन से ज्यादातर स्कैम्स चल रहे हैं जिसमें मैंने देखा है कि वो LLC बना के दे देते हैं और रिसेंटली और पीछे से कार्ड निकाल लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। हम लोगों ने 8 से 10 दिनों में $33,000 की सेल उठाई और अगले 7 दिनों में $22,500 का पे आउट मैंने निकाला। अमेज़न पे मैं जानना चाहता हूँ कि कितने तरीके हैं काम करने के, राइट? $500, $1,000 के साथ कोई बिजनेस नहीं होता, एटलीस्ट अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के हमारे गेस्ट है वो फ़ाखिर हैं, लाहौर से आए, अभी रिसेंटली उम्रा करके आए हैं। आपको पता है मेरा जो पॉडकास्ट का जॉनरा होता है वो मैं नए नए स्किल्स लाता रहता हूँ। 100 स्किल का जो है हमारा एक आइडियल है कि हम 100 स्किल्स ऐसे लाएंगे जिसमें मल्टीपल लोग बैठेंगे। तो आज अमेज़न से रिलेटेड एक मैं पर्सन लेकर आया हूँ जो क्या लाहौर में काम कर रहे हैं, बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है। ख़ास तौर पे उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं जो कि लोग आजकल गलतियाँ करें। मिसाल के तौर उनको एजुकेट कर रहे हैं कि LLC खुलानी है तो आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है, आपने अगर अमेज़न पे जाना है तो क्या क्या चीज़ें देखनी है। उन कॉमनली मिस्टेक्स पे काम कर रहे हैं ख़ास तौर पर जो लोग अभी तक कोई भी नहीं सिखा रहा। तो आज हम इनसे जानेंगे और ये सीखेंगे कि लोग जब अमेज़न पर आ रहे हैं अगर वो प्राइवेट लेवल का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या होलसेल का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्या कॉमनली मिस्टेक्स होते हैं, और थोड़ा बहुत हम ड्रॉप शिपिंग का भी डिस्कस करेंगे। तो जानते हैं, समझते हैं और आइए चलें इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ाखिर। वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी दूर से आने का। लाहौर से आए ना आप तकरीबन? मैं लाहौर से आया हूँ, कराची मैंने स्टे करना था, मैंने उम्रे पे जाना था। अरे माशाल्लाह। तो मैं अभी उम्रा करके वापस कराची आया हूँ और अब फिर यहाँ स्टे है, यहाँ से अब लाहौर जाऊँगा इंशाल्लाह। चले ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप मिल गए हमें और पॉडकास्ट का भी एक मौका मिल गया। थोड़ा बहुत मैं जानना चाहता हूँ, पहले आप अपनी जर्नी बताएं और व्हाट एग्जैक्टली हम आज का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और द स्कैम हमारे जो अमेज़न पे चल रहे हैं वो डिस्कस करेंगे, जो LLC पे स्कैम चल रहे हैं, फिर जो अमेज़न की पॉलिसी चेंज हो गई, फिर ट्रम्प के आने की वजह से पॉलिसी चेंज हो गई, ये सारा डिस्कस करेंगे। पहले आप अपनी थोड़ी जर्नी बताएं, कैसे अमेज़न की दुनिया में आ गए। मैंने 2021 के अंदर जो है ना वो स्टार्ट किया था, जब एनेबलर्स की तरफ से जो है वो हाइप क्रिएट हुई थी अमेज़न की। और मुझे याद पड़ता है कि 2021 अप्रैल के महीने में जब अमेज़न ने पाकिस्तान को अप्रूव किया था, तो उसके बाद एकदम से 2-3 महीने के अंदर वो इतनी हाइप क्रिएट हो गई। उससे पहले भी कुछ लोग काम कर रहे थे बट बहुत कम लोग जानते थे उस टाइम भी। तो उसके बाद जब मैंने देखा हाइप इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई है और फिर मैंने कुछ अपना एनालिसिस किया कि हम आगे कहाँ जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट। तो फिर मैंने ई-कॉमर्स के अंदर अमेज़न में स्पेशली मैंने जंप इन किया और मैंने यूट्यूब से सीखा जितना मैंने सीखा, VBC से मैंने सीखा, EVS से मैंने सीखा और जितने प्लेटफॉर्म्स थे फ्री के मैंने उन सबको एक्सप्लोर किया, क्योंकि उस टाइम मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था कि जी मैं कोई पेड कोर्स लूँ। और ऑल्दो के स्टार्ट हो गए हुए थे कोर्सेज, बट इट ऑल डिपेंड्स कि जी आप किस तरीके से फ्री जो एक्सेस होती हैं आगे, बस आप कैसे उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हो। तो मैंने फिर उन फ्री कोर्सेज से सीखा, ग्रुप्स को एक्सप्लोर किया मल्टीपल, वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम्स को मैंने पहले पढ़ा कि इस फील्ड में आके अगले लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैंने उन प्रॉब्लम्स से सीखा, उनके ऊपर रिसर्च की। मैं दिन में तकरीबन 12-12, 14-14 घंटे मैंने सिर्फ अपनी रिसर्च की है, एक बेसिक नॉलेज को मैंने लर्न किया। तो इसी तरीके से मेरी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई 2021 मई के अंदर और आज मैं आपके सामने हूँ। अभी ज़्यादातर किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? अमेज़न पे कर रहे हैं? मैं स्पेसिफिकली अमेज़न प्राइवेट लेबल के ऊपर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने होलसेल से और प्राइवेट लेबल दोनों से ही स्टार्ट किया था। लेकिन विद द टाइम कुछ ही अरसे के अंदर, महीनों के अंदर मैंने इस चीज़ को एनालाइज कर लिया था कि जो फ्यूचर है वो होलसेल का नहीं है और प्राइवेट लेबल का है। तो जब मैंने इस चीज़ को देखा तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को होलसेल से बैक ऑफ किया
और अपना ज़्यादा टाइम मैंने प्राइवेट लेबल के अंदर इन्वेस्ट किया। और आज अगर देखा जाए तो होल सेल, मेरा अपना ओपिनियन है, जो मैंने सर्कमस्टांसेस देखे, लोगों की प्रॉब्लम्स को देखा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से होल सेल फ़िलहाल अभी कहीं नहीं है अमेज़ॉन पे। अभी होलसेल में तुमको स्कैम भी बता रहे थे कि होलसेल में कोई स्कैमिंग शुरू हो गई है। होलसेल में स्कैमिंग अब से नहीं हो रही, काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ को। जो काउंटरफीट प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा खासा लोगों ने जो है वो काउंटरफीट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेची। और उसमें मैंने जिस चीज़ को देखा बहुत ज़्यादा वो ये कि जी ब्रांड से तो प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, अगर ब्रांड से 20 यूनिट्स या 50 यूनिट्स बाय कर रहे हैं तो वो चाइना से 200-250 यूनिट 500 यूनिट ले रहे हैं। तो वो करते क्या है, ब्रांड का नाम लगा के फेक प्रोडक्ट डिलीवर करा देते हैं उनको। अब वो प्रोडक्ट सेम होता है, अगर आप ब्रांड का प्रोडक्ट देखें और अगर आप जो हमारे रेप्लिका जिसको कहते हैं, जो हाँ जी, जैसे वो खाड़ी के नहीं आते रेप्लिका A+ कॉपीज या बाकी ब्रांड्स के, तो सेम वही चीज़ है। तो इसी तरीके से बहुत ज़्यादा लोगों ने क्या करना शुरू किया कि उन्होंने ब्रांड से कुछ यूनिट्स लिए और मेजॉरिटी यूनिट्स उन्होंने रेप्लिकाज लिए चाइना से। और क्योंकि वो डिलीवर उन्होंने करवाए वेयर हाउस के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने मिक्स कर लिए यूनिट्स को। अब 4-5 यूनिट उन्होंने ओरिजिनल प्रोडक्ट के भेजे और 20-25 जो है वो उन्होंने फेक प्रोडक्ट्स भेजे। अब वो अमेज़न आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये ओरिजिनल है या फेक नहीं होता अनटिल और अनलेस कि जी आपका जो बायर है वो ऑथेंटिसिटी की कंप्लेन ना करे। बीच में तो ऑथेंटिसिटी की कंप्लेन्स जो है वो इस तरीके से नहीं आ रही थी, लेकिन फिर जब लोगों ने डायरेक्ट रेप्लिकाज ही बेचने शुरू कर दिए ना, तो वहाँ पे अमेज़ॉन को जो है ना वो खटका लगा कि ये कुछ गलत हो रहा है। तो वहाँ से फिर इस चीज़ के ऊपर अमेज़ॉन ने अपनी पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया। इवन कि मैं कुछ लोगों से मिला हूँ, अभी रिसेंट टाइम के अंदर मैं एक बंदे से मिला, वो खुद होलसेल कर रहा था पर्सनल अपना, उसकी सारी सोर्सिंग ऑथेंटिक थी, डायरेक्ट ब्रांड से थी, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से। उसका अकाउंट सस्पेंड हुआ। सही। और जब उस अमेज़ॉन ने उसे सारी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर की, उसने वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स को भी एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? उसकी वजह ये कि पीछे से वो फेक चला रहा था। नहीं, ओरिजिनल प्रोडक्ट थी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन थी, अमेज़ॉन ने नहीं एक्सेप्ट की। वो उसकी वजह से कि फेक बहुत हो रहा है ना। ऑब्वियसली मार्केट में एक ट्रेंड चला है, अगर आपको याद हो 2022 के अंदर जिस टाइम ड्रॉप शिपिंग का रूट चल रहा था, उस टाइम आप देखें कि क्या नहीं हुआ उस टाइम। आज अमेज़ॉन पे कितने लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं? अब तो बहुत ही कर तो अभी भी रहे हैं, लेकिन बहुत कितने लोग कर रहे हैं? उस टाइम कितने थे और आज उनका रेशो देखें तो आज कितने लोग हैं? क्रिएट था कि हर कोई ड्रॉप शिपिंग पे आ रहा था, अब वो तो ख़त्म हो गया। अभी तो मैं आपको बताऊं, मैंने खुद भी काउंटरफीट प्रोडक्ट्स किए हैं मैंने, ये मैं अभी यहाँ कन्फेस भी कर रहा हूँ। मुझे उस टाइम इतना आइडिया नहीं था। काउंटरफीट प्रोडक्ट तुम किस चीज़ को करते हो? मुझे काउंटरफीट प्रोडक्ट्स मतलब कि रेप्लिकाज मेरे क्लाइंट ने अप्रोच किया कि जी अब हम सोर्सिंग में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मेरे अपने एक्सपीरियंस में हमारा ज़्यादा फोकस जो होता है वो सोर्सिंग के ऊपर होता है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी आप वहीं से बना सकते हो, बाकी कोई। इसके अलावा फीसेस अमेज़ॉन की इतनी है कि वहाँ से प्रॉफिट्स बनाना वो बहुत मुश्किल है। वो तब होता है जब अमेज़ॉन आपसे रेफरल फीस चार्ज ना करे, वो 1-2 हफ्ते नहीं चार्ज करता, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपको फिर देखना पड़ता है कि आपने कहाँ से अपने प्रॉफिट्स को सस्टेन करना है। तो मैंने ख़ुद भी प्रोडक्ट्स की चाइना से मैंने ऑर्डर की है प्रोडक्ट्स, और मैं एक प्रोडक्ट का आपको बताता हूँ। मैं सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी का बताना चाहता हूँ कि उसमें कितनी प्रॉफिटेबिलिटी थी। एक प्रोडक्ट था, हमने $35 का वो सोर्स किया सही चाइना से, $180 का हमने वो अमेज़ॉन पे बेचा। 300% हो गया, ऑलमोस्ट 400%, 3 to 400। 8 से फीसेस लगाएंगे बीच में। हाँ, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। हम लोगों ने 8 से 10 दिनों में $33,000 की सेल उठाई। सही है। और अगले 7 दिनों में $22,500 का पे आउट मैंने निकाला। लेकिन इतनी स्पीड से अगर पे आउट जाता है तो भी वेरिफिकेशन आ जाती है, मैंने देखा है। वो बिल्कुल होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जी अमेज़ॉन देख रहा होता है कि जी आपकी सेल्स आ रही हैं। अब हम उसके ऊपर PPC चला रहे थे,
हम एज अ जेनेरिक उस प्रोडक्ट को बेच रहे थे, जेनेरिक बेच रहे थे हम। तो हमने पीपीसी भी चलाया, सब कुछ किया, हमें सेल्स भी आ रही हैं, बीएसआर हमारा इम्प्रूव हो रहा है और अच्छे यूनिट्स हमने निकाले, यानी कि हमने अपना अच्छा खासा स्टॉक जो है ना वो निकाला। फिर क्लाइंट ने कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी सोर्स किए हुए थे, तो उसने कहा कि ये प्रोडक्ट्स भी आप ऐसे ही हमें निकलवा दें। सही है। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन फिर कहते हैं कि जी लालच बुरी बला है। फिर उन्होंने कुछ लालच की उस चीज़ में, जिसकी वजह से उनके सारे प्रोडक्ट्स, वो मेरे ख्याल में आज भी उनके शायद वेयर हाउस में कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं या वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। जितने अकाउंट्स के ऊपर उन्होंने प्रोडक्ट्स लॉन्च की, वो सब अकाउंट्स हमारे काम करने के बाद वो सब बंद हो गए। वो हुआ क्या बेसिकली उसमें? वो हम पीपीसी कैंपेन्स रन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं पीपीसी की क्लासेस ले रहा हूँ। अब उनके पास नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स के बहुत ज़्यादा थे। सही। तो उन्होंने कहा कि जी ये पीपीसी चलाना बहुत आसान है, तो मैं इनको देख के कर लेता हूँ। इवेंचुअली उन्होंने वही किया, उन्होंने हमारी कैंपेन्स जो हैं वो देख के उनको अपने दूसरे अकाउंट के ऊपर एप्लीका किया। सही है। और उसके बाद एक दिन के अंदर उनका वो अकाउंट भी गया। जितने अकाउंट उन्होंने 2-3 अकाउंट्स लिए उसमें उनकी सेल्स आई, लेकिन वो सब अकाउंट बंद हो गए। क्रेडिट से क्यों बंद हुआ इसकी? ये तो नहीं होना चाहिए बंद। उन्होंने क्या मेरे ख्याल एक्सेल डाउनलोड करके अपलोड कर दी वहाँ पर डायरेक्ट, ऐसा कुछ? नहीं, आप ऑथेंटिसिटी की कंप्लेंट्स आ गई ना, डायरेक्ट ब्रांड से सोर्स ही नहीं की हुई थी। अच्छा, वो तो चाइना कॉपीज थी और वो उस ब्रांड को ब्रांड के नेम से बेच रहे थे? नहीं, जेनेरिक बेच रहे थे। जैसे पीएल की प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ना, आपने अपना ब्रांड नेम डाला उसमें क्या अगर आपका प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे उन्होंने उस प्रोडक्ट के अंदर ना उसको एज अ जेनेरिक चूज कर दिया। मतलब कोई भी नाम XYZ दे दिया ही नहीं ना, बस ऊपर के जी हम सेलिंग कर रहे हैं एज जेनेरिक प्रोडक्ट। तो जो ब्रांड की प्रोडक्ट्स होती हैं उसके अंदर आपका ब्रांड नेम लिखा हुआ आ जाता है। सही। और अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो आप फिर चूज करते हो कि जी मैं एज अ जेनेरिक जा रहा हूँ, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर वो जेनेरिक लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन प्रोडक्ट वो बेसिकली एक ब्रांड का था। सही है। तो जिन लोगों ने भी बाय किया उसके बाद, तो उन लोगों ने देखा और फिर उस पर उन्होंने कंप्लेंट्स भी की, तो जिसकी वजह से फिर अमेज़ॉन ने डॉक्यूमेंटेशन भी मांगी जो कि प्रूफ नहीं कर पाए वो, और उसकी वजह से फिर अकाउंट सस्पेंड हुए। तो वो आज तक बंद ही हैं अकाउंट्स, और सस्पेंड होने के बाद खुलते भी नहीं इतनी आराम से। ये वाले अकाउंट्स नहीं खुलते। मैंने अभी एक केस किया लास्ट ईयर मई के अंदर, मेरे पास आया था, ब्रांड ने डायरेक्टली मना कर दिया था कि आप हमारे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे नहीं बेच सकते। सही। लेकिन उन लोगों ने प्रोडक्ट सेलिंग वगैरह की और करते रहे। पॉप सॉकेट एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, और अगर जिसको नहीं भी पता वो अब जाके देख ले, अगर उनको अप्रूवल मिलती है तो वो डायरेक्टली ब्रांड से कर ले, अदरवाइज उनकी परमिशन के बगैर वो अलाउ नहीं करते। तो उन्होंने पॉप सॉकेट किया, मोयरा का ब्रांड था, काफ़ी सारे उन्होंने ब्रांड्स किए। बहरहाल अमेज़ॉन ने उनका अकाउंट ऑथेंटिसिटी के अंदर भी ऑफ कर दिया। फिर उन्होंने जितनी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड की, मैं आपको बता नहीं सकता कि उन्होंने क्या कुछ नहीं मांगा। सही है। वो एक डॉक्यूमेंटेशन हमने मैनेज की, और मज़े की बात कि हमने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे और जो LLC हमारे नाम पे थी वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी। सही है। यानी कि वो अप्रूवल्स जो हमें मिली थी वो किसी और नाम पे मिली थी, और जो अकाउंट था हमारा वो किसी और नाम का था। तो फिर हमने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो चेंज किया, अपनी LLC के डॉक्यूमेंट्स का जो नाम था हमने वो दिया वहाँ पे। बहुत ज़्यादा हमने मैनिपुलेशन की डॉक्यूमेंट्स के अंदर, अच्छी खासी कि हम किसी तरीके से गो थ्रू हो जाएं। फॉर्चुनेटली 4 महीने के बाद वो अमेज़ॉन ने हमारे फेक डॉक्यूमेंट्स भी एक्सेप्ट कर लिए। सही है। उसने फिर हमारे अकाउंट को गो थ्रू कर दिया। अभी वो अकाउंट इस टाइम चल रहा है। अगर इस तरह के डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो मसला नहीं आता, जब मसला आएगा तो फिर फंसेंगे। असल में वो जो सप्लाई चेन के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हैं। अब हमारे डॉक्यूमेंट्स बन रहे थे अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 28-30 डॉक्यूमेंट्स। बैंक स्टेटमेंट्स थी, ब्रांड की अप्रूवल्स थे, ईमेल के ऊपर जीमेल के थे। उसके अलावा हमने जो सप्लायर से उनके जो डेटाबेस सिस्टम होता है हमने उनके स्क्रीनशॉट्स मंगवाए हुए थे। तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जब इस तरीके से आ जाते हैं ना,
तो मैंने देखा है इस चीज़ को कि इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो फिर अमेज़ॉन नहीं उसको स्टडी करता। मेरा अपना एक्सपीरियंस है थोड़ा। तो एआई आ गई है यार, एआई के थ्रू करते हैं। बिल्कुल करते हैं। असल में जो अमेज़ॉन है ना वो आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि वो सारा एआई ही चल रहा है। यानी कि जितने लोग अकाउंट साइन अप करते हैं उनके अकाउंट रिजेक्शन हो जाती हैं, जितने अकाउंट सस्पेंड होते हैं वो इस वजह से चले जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने लास्ट ईयर मई के अंदर हमने प्रोडक्ट लॉन्च करना था यूएसए मार्केट में। हमने 23 मई को अपना शिपमेंट प्लान बनाया है 10,000 यूनिट्स का। ठीक है। अब मेरी जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं प्राइवेट लेबल की, हम मिनिमम भी जो हमारी फर्स्ट इन्वेंट्री होती है वो 10,000 यूनिट्स की होती है। ठीक है। बेस्ड ऑन जो हमारा एनालिसिस होता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है कि जी आप MPL की तरफ जाएं, आप टेस्टिंग लॉन्चेस करें। हाइब्रिड लॉन्च कहते हैं ना कि 10-10 यूनिट करके बेचें। हाँ जी, मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। ये एक लंबा टॉपिक चलेगा, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। 23 मई को हमने शिपमेंट प्लान बनाया, 6 जून को अमेज़ॉन ने हमारा अकाउंट सस्पेंड कर दिया। सही है। अब आप अमेज़ॉन क्या कहता है? अमेज़ॉन ये कहता है कि यू हैव टू स्टार्ट सेलिंग विद इन द 90 डेज ऑफ द अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएशन। ठीक है। अब उसके ऊपर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करें, शिपमेंट प्लान करें, जो मर्जी करें, अमेज़ॉन उस चीज़ को एक्टिविटी के अंदर कंसिडर ही नहीं करता। वो कहता है आपने 90 डेज में सेलिंग करनी है बस। सही है। नहीं करोगे तो अकाउंट आपका डॉर्मेंट करेगा पहले तो, और वो फिर वेरिफिकेशन में चला जाएगा। सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वहाँ से। अब ये वाला केस जो है ये एक अकाउंट पे नहीं आया, ये मैंने मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर ये चीज़ फेस की। अब हमारी 10,000 यूनिट्स की इन्वेंट्री ऑन द वे है और अमेज़ॉन ने अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? यानी कि क्लाइंट का ऑलरेडी 20-22 हज़ार डॉलर लग चुका हुआ है। सही है। और अमेज़ॉन ने अकाउंट उड़ा दिए। अब वो अकाउंट उड़ाया कैसे? वो भी AI के थ्रू ही उड़ा। वो तो टाइम ड्यूरेशन में ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करा। टाइम ड्यूरेशन नहीं, अकाउंट मेरा जो एक्टिवेट हुआ था वो हुआ था फरवरी के अंदर, 8 फरवरी को। सही। अब 8 फरवरी के बाद अगर देखा जाए तो उन्होंने 23 में 6 जून को डीएक्टिवेट किया है। 90 डेज तो क्रॉस कर गए, लेकिन मसला फिर ये हुआ कि जी वो, अब मुझे भी थोड़ा सा ना इस चीज़ को, मतलब एक होता है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो जो इनकी पॉलिसीज़ हैं वो इतनी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए कि वो सेलर्स को भी जो है वो मतलब कॉम्पनसेट करें। वो सारी उनकी जो चीज़ें हैं ना वो बायर्स के लिए हैं कि अगर बायर ने एक ऑथेंटिसिटी की कंप्लेन मार दी ना, अमेज़ॉन आपसे नहीं पूछेगा, वो आपका अकाउंट उड़ा देगा। सही। बाद में पूछेगा कि आप मुझे डॉक्यूमेंटेशंस प्रोवाइड करो, ये प्रूफ करो कि जी आप ठीक कह रहे हो। बहरहाल हमें तकरीबन अराउंड 45 मोर और लेस डेज़ लगे। हमने अमेज़ॉन के साथ इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू के अंदर अमेज़ॉन ने वो कुछ पूछा कि जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि अमेज़ॉन ये भी पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पे मसलन उसने, मेरा क्लाइंट जो है वो लाहौर बेस्ड है, वो उस टाइम इस्लामाबाद में थे। उन्होंने पूछा कि अभी इस टाइम आप कहाँ से बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। सही है। फिर उसने ये पूछा कि जी आपने किसी टीम को हायर किया हुआ या नहीं किया हुआ। आपके अकाउंट के ऊपर 2 चाइल्ड एक्सेस हैं। सही है। इन दोनों चाइल्ड एक्सेस में से एक बंदा आउट ऑफ कंट्री गया था, और वो कौन था? मेरा पार्टनर जो है वो आउट ऑफ कंट्री गया था हज करने। अब मैं उस दिन से सोच रहा था और काफ़ी टाइम तक सोचता रहा कि अमेज़ॉन को कैसे पता चला कि कोई बंदा आउट ऑफ कंट्री गया, जबकि वहाँ पे उसने अकाउंट को लॉगिन भी नहीं किया। वो तो लॉगिन है तो होगा ना, उसके पीसी उसने ऑन किया होगा ना। पीसी, हाँ पीसी ऑन डेफिनेटली उसने किया होगा। कैशे से उठा लिया होगा उसने, माइट बी। उसमें फिर उन्होंने पूछा कि जी आपकी LLC किसने बनाई, आपका अमेज़ॉन का अकाउंट किसने बनाया, आपकी लिस्टिंग्स किसने बनाई, आपका बिज़नेस एड्रेस क्या है, आपके बैंक अकाउंट्स के लास्ट 4 डिजिट्स क्या हैं, चार्ज मेथड के लास्ट 3 डिजिट्स क्या हैं। उसने हर वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछा कि मेरा नहीं ख्याल कि जो इनिशियल इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। सही है।
लेकिन क्योंकि अकाउंट सस्पेंड हो चुका हुआ था और हम एक ऐसे फेज़ में जा चुके हुए थे कि जहाँ पे टेक्निकल इंटरव्यू होना बनता था। एनी हाउ क्लाइंट ने खुद ही दिया होगा तो फिर डेफिनेटली मैंने तकरीबन 3-4 दिन मैंने उनको प्रॉपर तैयारी करवाई है इंटरव्यू की। सही है। एक एक सवाल, ये जितने सवाल अमेज़ॉन ने उनसे पूछे हैं ये ऑलरेडी मैं उनके साथ शेयर कर चुका हुआ था कि अमेज़ॉन आपसे ये पूछेगा। सही है। अब क्योंकि मैंने उस टाइम में अच्छा एक देखा, मैंने अकाउंट साइन अप किया काफ़ी, प्लस फिर मैंने देखा बहुत ज़्यादा लोगों के साथ किस तरीके से उनसे फिर मैंने फीडबैक्स लिए कि आपसे क्या पूछ रहे हैं। तो मैंने फिर उन सबको जो है ना वो कंपाइल करके और मैंने फिर एक फ़ाइल डॉक्यूमेंट बना के उनकी तैयारी करवाई और फॉर्चुनेटली अमेज़ॉन ने वही सब कुछ पूछा। सही है। तो वो फिर एक हफ़्ते के बाद हमें ईमेल आई कि जी आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो गया। तो अभी तक हम मेरे ख्याल में उस अकाउंट के ऊपर ओवर 65,000 डॉलर्स की सेल उठा चुके हुए हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। अब बेहतर जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारी बात चल रही थी हाइब्रिड लॉन्च वाली पे, तुम मना कर रहे थे। मेरा उस पर ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा और हमारे कुछ लोग हैं जो कि कहते हैं कि आप टेस्टिंग लॉन्च पे जाएं। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस मुझे जो लगा वो ये कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि अमेज़ॉन का एल्गोरिदम है क्या। ठीक है। अमेज़ॉन एल्गोरिदम कितनी देर में फेच करता है, आपको आइडिया होगा कि रैंकिंग इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क, आसान नहीं है। और आसान है अगर बहुत सारे पैसे आपके पास। बिल्कुल 100%। अब आपके पास अगर पैसे कम हैं और आपने रैंकिंग करनी है और टॉप के ऊपर आना है, तो जब तक आप उसको प्रॉपर टाइम नहीं दोगे कैंपेन्स को अपनी, तो आप किस तरीके से रैंक करोगे। अब मुझे आप बताएं कि जो बंदा 50 यूनिट या 200 यूनिट या 500 यूनिट के साथ जा रहा है वो उसमें क्या टेस्ट करेगा। या तो ये हो कि 500 यूनिट आपने बेचे हो और पीपीसी के ऊपर आपने $1 भी ना लगाया हो, फिर समझ आती है कि यार आपकी टेस्टिंग सक्सेसफुल हो गई। लेकिन जब आप 500 यूनिट पीपीसी चला के बेच रहे हो तो वो टेस्टिंग थोड़ी हुई। वो टेस्टिंग तो ये वाली चीज़ें होंगी ना कि उसने अकाउंट चेक कर लिया, प्रोडक्ट देख ली, कोई किसी किस्म का क्लेम नहीं आ रहा और उसको देखिए ये वाली सारी चीज़ें तो आई थिंक कि हम जो प्रोडक्ट्स करते हैं ये चीज़ें हमें पहले खुद पता चल जाती हैं। जब आप प्रोडक्ट करते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि आप किस प्रोडक्ट में जा रहे हो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में जा रहे हो या फूड सप्लीमेंट्स में जा रहे हो या ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स में जा रहे हो, तो दीज आर द प्रोडक्ट्स के विच नीड सर्टेन अप्रूवल्स एंड सर्टिफिकेशंस। लेकिन अगर आप किसी एक ऐसे प्रोडक्ट में जा रहे हो कि जिसको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैंने देखा कि नॉर्मली अभी मुझे आजकल ना उम्रे पे जाने से पहले मैंने कुछ चीज़ों को देखा कि फेसबुक के ऊपर हर बंदा जो है ना वो इस तरफ आ रहा है कि मैंने प्राइवेट लेबल करना है और उसके लिए कितना बजट रिक्वायर्ड है। ये तो शुरू से 2020-21 से चल रहा है। अब वो जो शुरू का था ना वो तो था। अब आके आप यकीन करें कि नीचे लोगों ने पता है क्या कहा है, क्या कि यू नीड $4,000 टू स्टार्ट प्राइवेट लेवल बिजनेस मॉडल। नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इतना तो आपका LLC ट्रेडमार्क में चला जाता है। आप अगर प्रॉपर प्री लॉन्च के ऊपर जाते हैं ना अपनी प्रोडक्ट का, तो $3,500 से $4,000 के अंदर आपका एक परफेक्ट फुल फ्लेज अच्छा आपका प्री लॉन्च कंप्लीट होता है जाके, बहुत अच्छा, जिसके अंदर आप नेक्स्ट लेवल की जो है ना वो सर्विसेज दे रहे हो। लेकिन $4,000 $5,000 इवन के $7,000-8,000 नॉट पॉसिबल। मैंने अभी रिसेंट जो 2 लॉन्चेस किए हैं, मेरी फर्स्ट इन्वेंट्री के साथ मेरी जो कॉस्ट आई एक अकाउंट के ऊपर आई थी $22,500 और एक अकाउंट के ऊपर आई थी अप्रॉक्सीमेटली $23,000-23,500। वो भी पूरी रिसर्च करने के बाद, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद। यानी कि मैं जब प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करते हैं तो हम लोग मिनिमम जो टाइम रिक्वायर करते हैं या हम देते हैं क्लाइंट को, वो मिनिमम 6 महीने का टाइम देते हैं। अब उसके अंदर हमारा सबसे ज़्यादा जो टाइम है ना वो जाता है हमारा सोर्सिंग के ऊपर, क्योंकि हमने सैंपल्स को यहाँ पे मंगवाना है, आइदर यूके हो या यूएसए हो। हम यहाँ पे अपने सैंपल्स मंगवाते हैं, अपने सप्लायर्स के सैंपल्स मंगवाते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से हम लोग खुद इवेल्यूएट करते हैं
और उसके बाद फिर हम उसको आगे फर्दर जो है वो सप्लायर के साथ हम अपनी कॉन्वर्सेशंस को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो हमें इतना टाइम लग जाता है और ये इसका एक नॉर्मल टाइम है। लेकिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आपने एक ब्रांड बिल्ड करना है। अब ऐसा नहीं है कि जी ब्रांड 1 महीने में 2 महीने में खड़ा हो जाता है। जब तक आपकी ब्रांड की फाउंडेशन सॉलिड नहीं होगी तो आप उसको कैसे बिल्ड करेंगे। सही। तो ये चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग होलसेल से शिफ्ट हो रहे हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को अभी देखा है कि वो होलसेल से प्राइवेट लेवल पे शिफ्ट हो रहे हैं, जबकि मैंने 2.5 साल 2.5 साल पहले इस चीज़ को एनालाइज कर लिया था कि इसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा, अभी आजकल हमने देखा है कि LLC के ऊपर बहुत ज़्यादा स्कैम्स हैं, तो अभी जनरली कौन से ज़्यादातर स्कैम्स चल रहे हैं जिसमें मैंने देखा है कि वो LLC बना के दे देते हैं और रिसेंटली और पीछे से कार्ड निकाल लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं? ये अब से नहीं चल रहा, इसको काफ़ी टाइम हो गया चलते हुए, लेकिन अब आके ये चीज़ कुछ बेहतर हो गई है क्योंकि सबसे ज़्यादा ये काम हो रहा था टेक्सास के अंदर। लीगली इसके थ्रू जो है वो LLC फाइल करते थे। अब क्लाइंट पे कर रहे सर्विस प्रोवाइडर को, सर्विस प्रोवाइडर आगे स्टेट को फीस नहीं पे कर रहा। सही। अब क्लाइंट के पास जो कंपनी फॉर्मेशन हो के डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं वो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जा रही है जो कि आपको फ़ीस पे करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन इशू होते हैं। अब क्लाइंट को ये चीज़ नहीं पता कि उसकी तो फ़ीस ही पे नहीं हुई है। सही। लेकिन बैकएंड के ऊपर स्टेट की वेबसाइट के ऊपर वहाँ पे उनका स्टेटस एक्टिव आ रहा है। अब ये वाली चीज़ बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, ये करते हुए देखा, और मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ के ऊपर कि एक बंदा, एक क्लाइंट आप पे ट्रस्ट कर रहा है और आप उसके साथ कर क्या रहे हो। अगर वो बंदा उसने प्राइवेट लेबल करना हुआ उसके ऊपर LLC के ऊपर, विच मीन्स कि जी आपने सिर्फ चंद डॉलर्स की खातिर आपने उसके 20, 25, 30, 40 हज़ार डॉलर को आपने स्टेक पे डाल दिया। जो कार्डिंग है, डार्क वेब की वेबसाइट्स, आज भी कुछ लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। कुछ पीछे भी लोग जा चुके हैं, मैं नाम नहीं लेता, बट आई नो फ्यू पीपल्स के जो ये करते रहे। और उनके कुछ लोग वो जैसे जैसे आगे चलते गए उन्होंने शायद छोड़ दिया, लेकिन वो जो बीज उन्होंने बोया था वो आगे बढ़ता गया। और आज आके अब ये चीज़ कम होती हुई नज़र आई है कुछ हद तक, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हो रहा है। कार्डिंग का जो सिस्टम है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। ये आई डोंट नो कि लोग क्यों शॉर्टकट्स को प्रेफर करते हैं और हम क्यों शॉर्टकट्स पे जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि जिनकी जर्नी एक ऐसे टाइम पे शुरू हुई, आज उनके पास क्या कुछ नहीं है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि एक जो बंदा हलाल तरीके से काम कर रहा है ना, वो ये सब कुछ इतनी जल्दी नहीं ले सकता। सही। बहुत कम लोग हैं, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को भी कि जिन्होंने अचीव किया है, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो है ना वो इस चीज़ में नहीं। मुझे एक बंदा मिला, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जी हमारा जो आजकल जो लोग आ रहे हैं TV शोज़ के अंदर आ रहे हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं। मुझे एक बंदा मिला अभी रिसेंट टाइम के अंदर, उसने मुझे कहा कि जी मुझे किसी ने कहा था इंटरव्यू देने के लिए, तो उसने कहा यार आप ना लैंड क्रूज़र दिखा दो गाड़ी में, सही है, लैंड क्रूज़र दिखा दो तो मैं इंटरव्यू करता हूँ आपका। तो उसके पास क्योंकि थी नहीं, तो उसने अपने किसी दोस्त से जो है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू उसने वो गाड़ी ली और उसने इंटरव्यू दिया। अब ये चीज़ मेरा दिल नहीं मानता। मतलब ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या है यार। मैं ये कहता हूँ कि यार जो आप हो ना, आप वो दिखाओ। हाँ,
जितना आपके पास है आप करो, लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि जी जो आपको एक गलत डायरेक्शन पे उन लोगों को लेके चली जाती हैं जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। सही। अब उनके माइंड में क्या आएगा? उनके माइंड में तो यही आएगा कि यार ये गाड़ी, घर, बंगला, पैसा, डॉलर की नमूदो नुमाइश जो है ये तो बड़ी आसान है हमारे लिए, हम भी यहाँ पे जाते हैं, हम भी जो है वो 1 महीने 2 महीने में हमारे साथ भी यही सब कुछ होगा, हमें मिल जाएगा। जबकि वो चीज़ें ऐसे नहीं हैं। अगर हम बात करें कि एक LLC से रिलेटेड तो स्कैम हमारे पास है, हमारे पास दूसरा ये है अभी कॉमनली कौन कौन से स्कैम तुम कह रहे हो कि अगर किसी को भी प्राइवेट लेबल खोलना है या वो आना चाहता है इंडस्ट्री में तो इस तरह के स्कैम से एटलीस्ट बच जाए, कि जो कि कॉमनली आज 2025 के दौर में बहुत ज़्यादा चल रहा है। देखें, एक तो मैंने आपको बताया ये LLCs का पहले नंबर पे ही यही आता है क्योंकि आपको LLC पहले ही चाहिए। सही ठीक है। उसके बाद जो बंदा ट्रेडमार्क के साथ जा रहा है ना, अब मैंने क्या देखा मज़ीद और बहुत सारे लोगों को देखा, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, सही है, बट दे डोंट इवन नो कि USPTO की जो पॉलिसीज़ अपडेट हुई हैं उसके अंदर USPTO क्या क्या है। सही। अब जो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स बैठे हुए हैं ना, वो उन्होंने अपने ID.me के अकाउंट बनवाए हैं पहले के, और वो उसके थ्रू जो है वो ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हैं। पहले इनकी फाइलिंग फ़ीस थी $250, अब मेरे ख्याल में 17-18 जनवरी को USPTO ने भी अपनी फीसेस रेज कर दी हैं। सही। $350 कर दी हैं, डबल कर दिया। डबल हो गई तकरीबन। हाँ जी। तो अब जो आपका ट्रेडमार्क है ना, वो आपने फ़ाइल करना है। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपने वाया अटर्नी आपने अपना ट्रेडमार्क फ़ाइल करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो अटर्नी के थ्रू फाइल नहीं कर रहे हैं, सही, वो खुद फाइल कर रहे हैं। मैं भी फाइल कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। आप YouTube पे जाएं, एक ही वीडियो बनी हुई है वहाँ पे, जिसको आपने देख के आपने ट्रेडमार्क फाइल कर लेना है। सही। लेकिन वो ट्रेडमार्क आगे 6 महीने बाद जाके वो ख़त्म हो जाएगा। वो कुछ डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड किए हैं और क्योंकि 6 महीने के अंदर USPTO आपको दोबारा एक नोटिस भेजता है जिसमें वो आपको बता देता है कि जी आपका पब्लिकेशन की तरफ जाएगा या आपको कोई ऑफिस सेक्शन जो है वो उसका रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा कि जी उन्होंने पैसे बनाने के लिए क्लाइंट से उन्होंने ख़ुद वो ट्रेडमार्क फाइलिंग की। सही। और बाद में जब ऑफिस सेक्शंस आए तो वो उसको नहीं मैनेज कर पाए। ये 2 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक आपकी LLC हो गई, दूसरा आपका ट्रेडमार्क हो गया। LLC क्योंकि आपकी कंपनी है, और अगर कंपनी बंद होगी तो ब्रांड कहाँ जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ब्रांड। ठीक है। और अगर आपका कंपनी अगर आपकी अच्छी बन भी गई और आपका ब्रांड जो है वो प्रॉपर तरीके से फाइल नहीं होगा तो फिर आपका ब्रांड ही बिल्ड नहीं होगा जब 6-8 महीने के बाद आपका ट्रेडमार्क ही ख़त्म हो जाएगा आपकी। और तीसरा फिर वो भी तो आएगा ना LLC के अंदर, आप अकाउंट अगर अपने LLC खोल ली जिसमें आपका वो आएगा आपका कार्ड निकाल के वो कर देते हैं स्कैम। दूसरा आपके ट्रेडमार्क में स्कैम। नंबर 3 आपके पास अमेज़ॉन की पॉलिसी, ये भी तो एक थ्रेड ही है ना कि 90 डेज़ में आपको लॉन्च करना है। बिल्कुल 100%। इसका ना मैंने एक सलूशन निकाला था कि अगर कोई बंदा प्राइवेट लेवल पे जा रहा है, अब आई डोंट नो कि ये वाला प्रॉब्लम कितने लोगों ने फेस किया, बट मैंने किया इसको, तो मैंने फिर इसका सलूशन भी आइडेंटिफाई किया। नॉर्मली एक ब्रांड को लॉन्च करने में अमेज़ॉन के ऊपर मिनिमम 6 महीने लग जाते हैं। सही। अब आपने इसको बड़ा कैलकुलेटिव लेके चलना है कि जी आप देखें कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कितने टाइम के अंदर आप हंट कर रहे हैं और आप सोर्सिंग कितने टाइम के अंदर कर रहे हैं। सही। ठीक है। आपने अपना अकाउंट जो है वो अगर बना लिया है ना, आपने उसको एक्टिवेट नहीं करना। अगर बनाने के बाद एक्टिवेट नहीं करने से मुराद क्या है? हाँ, यही बताने लगा हूँ आपको कि आपने अकाउंट अपना साइन अप किया, आपको अमेज़ॉन की ईमेल इन केस आ जाती है कि एक्टिवेट योर सेलिंग अकाउंट, तो डेट इज़ द लास्ट स्टेप कि अगर आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो आपने फिर अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है। सही। उस पॉइंट के ऊपर अपने अकाउंट को एक्टिवेट ना करें।
आप पहले अपनी सारी वर्किंग कंप्लीट करें प्रोडक्ट की, जो जो आपकी सोर्सिंग है, आपने सैम्पल्स एवेल्यूएशन करनी है, पैकेज डिज़ाइन करने हैं आपने, व्हाट्सोएवर आप वो कंप्लीट करें। व्हेन इट कम्स टू ब्रांड रजिस्ट्री, जब आपने ब्रांड रजिस्ट्री करनी है उससे 1-2 दिन पहले आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करें। तो उसकी डेडलाइन नहीं होती है एक्टिव करने की? उसकी भी तो नहीं, उसकी डेडलाइन नहीं है। तो अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री से पहले अकाउंट को एक्टिव कर लिया, फॉर इंस्टेंस कि जी मैंने ब्रांड रजिस्ट्री करनी है, अब मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, मैंने अकाउंट को एक्टिवेट किया और मैंने ब्रांड रजिस्ट्री कर ली। अब ब्रांड रजिस्ट्री के बाद जो आपका आखिरी स्टेप होगा वो आपका होगा ऑर्डर प्लेसमेंट का। सही, ठीक है। अब अगर आप देखें कि जी जो 90 डेज़ का वो टाइम कह रहा है, अगर हम यूएसए को देखें तो 35 to 45 डेज़ कहते हैं, लेकिन लाइव होते होते 50 दिन के आसपास लग जाते हैं। तो अगर उस टाइम को कैलकुलेट करते हैं हम, तो आप 90 डेज़ के अंदर अंदर आपकी प्रोडक्ट लाइव हो रही है। सही। लेकिन उसके लिए आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट नहीं करना, आपने इसको बड़ा टाइम आपका वही लग रहा है 6 महीने, सही, लेकिन आपने इतना कैलकुलेटिव रहना है कि जी आप अपना अकाउंट को एक्टिव ही तब करें कि जब आप ब्रांड रजिस्ट्री पे जा रहे हो। इससे आप अपना पीछे वाला जो काम है वो भी कंप्लीट कर लेंगे और आप 90 डेज़ में फॉल भी कर जाएंगे। और इसमें बंदे को डर नहीं लगा रहेगा कि यार कि एक्टिवेशन का पड़ा हुआ है, पता नहीं चल रहा एक्सपायर हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर किसी को ये डर है इस चीज़ का, तो सेकंड ऑप्शन ये है कि आप अकाउंट ही ना बनाओ। बनाए नहीं ना, बस आप अकाउंट ही ना बनाओ अपना, आप अकाउंट अपना अपनी प्रोडक्ट की वर्किंग करने के बाद बना लो। और मैं तो कहता हूँ एलएलसी भी बाद में बनानी चाहिए, जब अपना अकाउंट, जब आपकी प्रोडक्ट वगैरह। हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हैं। पहले प्रोडक्ट फाइनल कर लें, प्राइसिंग फाइनल कर लें, सारी चीज़ें ऑर्डर प्लेसिंग के टाइम पर पहले आप फिर एलएलसी बनाए। एलएलसी तो 2-3 दिन में भी बना के देता है, वो वीक में भी बन जाती है, इसके डिफरेंट टाइम बिल्कुल ऐसे ही है। फिर एलएलसी करें, फिर ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करें और वहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर दें। वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस कि चीज़ों में मसला नहीं आएगा। फिर अमेज़न के बस वो जब आपके पास इतना नॉलेज हो ना, तो आप इन चीज़ों को बड़े आसानी से क्रैक कर लेते हैं। समटाइम्स आप काम करके सीखते हैं, समटाइम्स आपको तजुर्बा किसी को देख के मिल जाता है, आप चीज़ों को कर लेते हैं। मैंने इन सारी चीज़ों को जब अंडरस्टैंड किया, देखा, तो मैंने फिर इसकी अवेयरनेस भी बहुत सारे लोगों को दी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि जी मुझे नहीं पता कि किसी के साथ हुआ है या नहीं हुआ, बट मेरे साथ हुआ है। ठीक है। तो हमने इसके सॉल्यूशंस की तरफ जाना है, तो मैंने वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए। अभी क्या क्या अभी कोई एजुकेशन वगैरह पे भी दे रहे हैं क्या? ऑनलाइन कोर्सेज हैं? मेरा कोई कोर्स नहीं है। नहीं, कोर्स भेजना शुरू नहीं किया अभी तक? फ़िलहाल तो मेरा कोई इरादा नहीं है। मुझे अभी भी मैसेज आया हुआ है कि सर आप कोई कोर्स करवा रहे हैं, तो मैंने सीखना है। तो मैंने उसको कहा बच्चे मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा। नहीं तो अगर किसी को एजुकेशन चाहिए तो वो कौन सा, कहाँ से, किसको फॉलो करे? क्योंकि अभी तो बहुत सारे किस्म, मतलब कह रहा हूँ कि 20-25 लोग तो आ गए ऑनलाइन कि मैं सिखा देता हूँ। तो एग्जैक्टली तुम किसको फॉलो कर रहे हो अभी? मेरा अपना मानना ये है कि आपसे अच्छा आपका मेंटोर कोई नहीं हो सकता। सही। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जब आप खुद सीखते हो ना, आप वो सब कुछ सीखते हो कि जो दूसरा बंदा आपको नहीं सिखा सकता। सही। आपके पास YouTube है, आपने अगर बहुत अच्छा सीखना है, आप YouTube के ऊपर कितने लोग हैं चैनल्स, मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों को छोड़ के आप गोरों को जाके देखें कि गोरे क्या स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं, गोरे क्या कर रहे हैं। सही। तो यहाँ पे हर बंदा कोर्स बेच रहा है और मज़े की बात है कि लोगों का बिक रहा है। अब ये तो सब कर रहा है, तो वो अल्लाह ताला ने देखे सबका रिस्क लिखा हुआ है, उसको ना आप छीन सकते हैं ना मैं छीन सकता हूँ। सही है। बात ये है कि जी हम क्या कर सकते हैं, हम अवेयरनेस दे सकते हैं। सही। तो मेरा फ़िलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं इन फ्यूचर भी किसी कोर्स के ऊपर जाऊं, और ना अभी दे रहा हूं। हाँ, मुझसे बहुत सारे लोग हेल्प लेते हैं, मुझसे पूछते हैं, अगर कहीं पे स्टक होते हैं तो उनको जितना मैं गाइड कर सकता हूं मैंने उनको गाइड किया, और उसके अगेंस्ट मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। और बहुत सारे लोगों के इश्यूज़ इसी तरीके से सॉर्ट आउट हुए। उन्होंने मुझे बाद में मैसेज
करके बताया कि सर हमारा इशू हो गया। सही है। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, अमेज़ॉन पे पहले तो हमारे पास एक आर्बिट्राज का तरीका है। अमेज़ॉन पे मैं जानना चाहता हूँ कि कितने तरीके हैं काम करने के, राइट? एक तो हमारे पास है प्राइवेट लेबल, एक है होलसेल, एक आर्बिट्राज चलता है, और उसके अलावा कौन कौन से तरीके? ड्रॉप शिपिंग भी है। ड्रॉप शिपिंग भी तो है। कितने तरीके तकरीबन है इस वक्त? 4 तरीके हैं। एक तो प्राइवेट लेबल हो गया, फिर आपका होलसेल हो गया, आर्बिट्राज हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया। ये 4 आपके पास तरीके हैं। अब अगर आप इन चारों को देखें स्टेप बाय स्टेप कि इनकी कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। कितनी इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए इन्वेस्टमेंट्स हैं और कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम है, प्लस करंट कौन सा ऐसा बिजनेस मॉडल है जो चल रहा है चलो, या आप किससे सस्टेन कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग जैसा आपको आइडिया है कि 2022 में वो ख़त्म हो गया था, ऑलमोस्ट ख़त्म है। आज जो लोग कर रहे हैं, कुछ वो लोग हैं जो जिनको कुछ ट्रिक्स पता हैं जिसके थ्रू वो कर रहे हैं, लेकिन हर बंदा नहीं कर सकता। अब अमेज़ॉन आर्बिट्राज बहुत सारे लोगों ने कोशिश की और उसमें वो फेल हो गए। उसकी रीज़न ये थी कि जी उसको भी गलत तरीके से किया गया, और जितनी इन्वेस्टमेंट के साथ किया गया वो सबसे बड़ी गलती थी। $500 $1000 के साथ कोई बिजनेस नहीं होता, एटलीस्ट अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं हो सकता। सही है कि आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं और आप 2,80,000 रुपये में अब क्या ही आप बना लेंगे उसमें से। सही। होलसेल का पहले ये था कि कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे कि जिनसे आप अप्रूवल्स लेते थे, आपका उनका MOQ $2,000 $2,500, किसी का 6, 7, 8,000 डिपेंड करता था कि जी जिसने लेना है वो ले सकता है। लेकिन विद द टाइम ये चीज़ भी ख़त्म हो गई। अब अगर आपने होलसेल से पैसा बनाना है ना, सही, तो आपके पास मिनिमम कम से कम 20 से $25,000 होने चाहिए कि आप एक 2 ऐसे ब्रांड्स के साथ डायरेक्टली काम करो कि जो आपको लॉन्ग टर्म लेके चले, सही, जिसके साथ आप रहो। अगर आपने अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के ऊपर जाना है तो यहाँ पे भी डिफरेंट लोगों के कॉन्सेप्चुअल्स हैं कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसा मैंने आपको बताया 4,000 5,000 टेक्निकली अगर हम बात करें ना तो पॉसिबल ही नहीं है। और मैंने कुछ लोगों को यहाँ तक देखा कि वो कहते हैं कि यार हमने अबव $10 प्रोडक्ट या $10 की प्रोडक्ट पे जाना है। अब मिसाल के तौर पे कि अगर आप $10 की प्रोडक्ट पे जा रहे हैं और आपको $10 की प्रोडक्ट की लैंडिंग कॉस्ट पड़ रही है और आपने उसके 500 यूनिट करने हैं, सही, तो आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी हुई? 500 यूनिट और 10 मल्टीप्लाई 5,000 हो गए आई थिंक तकरीबन, अगर सही कैलकुलेशन है मेरी, क्योंकि अब तो आदत ख़राब हो गई कैलकुलेटर की। तो आप देखें कि आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी बनी। आई गेस 5,000 ही बनेगी, $5,000 बनेगी। तो आपकी ये सिर्फ इन्वेंट्री कॉस्ट है कितने यूनिट्स की? 500 यूनिट की। ये तो आसान है। अगर मैं बोलूँ ना कि $7 की और 625 यूनिट है, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अब आपने आगे जाके अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाना है। 500 यूनिट तो आपने हर महीने नहीं बेचने। अब अगर आपने आगे जाके 5,000 यूनिट ऑर्डर कर दिए अपनी इन्वेंट्री के, आउट ऑफ स्टॉक को आपने अवॉइड किया, अब आप चले गए $50,000 पे, बहुत आराम से चले गए, ठीक है। अब जब आपकी इतनी कॉस्टिंग आ रही है सिर्फ एक इन्वेंट्री के ऊपर, तो हाउ विल यू मैनेज ऑल दीज इन $25,000 $30,000? मुश्किल है। अगर आपने प्रोडक्ट करने हैं तो देन यू हैव टू लुक फॉर अ प्रोडक्ट्स कि जो जिनकी लैंडिंग कॉस्ट हो अंडर $1 या $1.5 बिलो हो। अब अगर आपकी लैंडिंग कॉस्ट फॉर एग्जांपल पड़ती है 1.5 USD फॉर इंस्टेंस, अब आप 10,000 यूनिट्स के ऊपर जा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट कितनी आई? $15,000। लेकिन $15,000 के अंदर व्हाट यू आर एक्चुअली गेटिंग 10,000 यूनिट्स, दैट्स अ ह्यूज इन्वेंट्री। तो आपने बड़ा कैलकुलेटिव होके सोचना है कि आपने किन प्रोडक्ट्स में जाना है। अगर आप बड़ी प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं तो इवेंचुअली फिर आप $40-50 हज़ार डॉलर की बात नहीं करेंगे, फिर आप एटलीस्ट कम से कम $80-90 हज़ार लाख डॉलर की बात करेंगे।
बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपने छोटी प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना है, फिर आप कह सकते हैं कि जी आपके पास एटलीस्ट मिनिमम $35,000 होने चाहिए, इंक्लूडिंग बैकअप अमाउंट। ये ना हो कि जी आप $15,000-20,000 से स्टार्ट कर रहे हैं और बाद में पता चले कि जी आपके पास फंड्स ही नहीं है अपनी ब्रांड को स्केल करने के लिए, तो इसका मतलब जो आपने उस टाइम लगाया होगा फिर वो भी डूब गया। वो तो वैसे ही उड़ गया ना, वो तो सिर्फ टेस्ट के लिए आप भेज रहे थे तो वो तो उड़ गया। तो यहाँ पे टेस्टिंग, अब फिर वही चीज़ आ जाती है ना कि आप टेस्टिंग के अंदर कैसे इस चीज़ को जज करेंगे। सही। कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट बेचना है, अच्छा प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अगर आपका एक कंपेटिटर जो है वो महीने के 7,000 यूनिट बेच रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। अब आप मुझे बताएं कि अब आप उस प्रोडक्ट के ऊपर कैसे टेस्टिंग करेंगे। अगर 10 यूनिट कितने 500 यूनिट लेके जाते हैं तो नहीं हो पाएगा ना, वो पीपीसी से ही करेंगे, वो सारा का सारा सीन नहीं है। अब देखें ना कि आपका कंपेटिटर 7,000 यूनिट महीने का बेच रहा है और आप 500 यूनिट टेस्टिंग का करके खुश हो रहे हैं कि जी मैंने 500 यूनिट निकाल लिया और ये सक्सेसफुल हो गया। अभी तो बहुत लंबी जर्नी है आपकी आगे, आप कैसे compete करोगे उसको? जब तक आप अमेज़ॉन को वो एल्गोरिदम नहीं दोगे तो अमेज़ॉन कैसे आपको आगे लेके जाएगा? तो इस वजह से मुझे टेस्टिंग लॉन्चेस जो है ना, मैं उनको प्रेफर नहीं करता। हाँ, क्वांटिटी समथिंग के वेयर यू कैन प्ले, if not 10,000 then at least you can think about 6,000 7,000 depending on your budget, but it should be like कि जी जिसमें आपको पता हो कि यार ये मेरा कंपेटिटर है, मैं इसको पकड़ लूँगा जाके। सही। ये होना चाहिए। तो आपकी रिसर्च इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपकी R&D इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप का छक्का लग जाए। अच्छा, अभी जो मुझे एक आइडिया जो आ रहा है, पीपीसी रह गया। पीपीसी में लोग समझते हैं कि ज़्यादा नहीं लगेगा, हमारे को तकरीबन कितना बजट रखना चाहिए? एक अज्यूम कर लेते हैं पहले हम कि प्रोडक्ट है $10 की और बिग $30 के लिए, तो पीपीसी के लिए कितने पैसे ऑलमोस्ट चाहिए होंगे, या पूरा ओवरऑल लॉन्च के साथ बजट बताएंगे कितना इतना बजट होना चाहिए, और पर क्लिक तकरीबन अब इतने का मिलता है? देखें, ये वाली जो चीज़ है ना, ये डिपेंड करती है आपके कंपटीशन के ऊपर, आपके सर्च वॉल्यूम के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। सही। नॉर्मली मैंने जिस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा देखा कि लोगों से भी बात हुई और जिस चीज़ को मैंने समझा, आपके पास इनिशियल अगर आप जा रहे हैं ना किसी छोटी प्रोडक्ट के अंदर जो कि आप $6-7-8 की बेच रहे हैं, तो एटलीस्ट यू नीड $4,500 मिनिमम पर मंथ, और एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। उसके बाद जाके आप अपने बजट को जो है ना वो कैप करते हैं, क्योंकि ये वो टाइम होता है कि जहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवाना है, BSR को बेहतर करना है, क्योंकि यहाँ पे सारी गेम ही BSR की है। रैंकिंग आपकी हो रही है, अगर आपका BSR इम्प्रूव नहीं हो रहा तो विच मीन्स के देयर इज़ समथिंग कि जो आप गलत कर रहे हो। तो अगर आपका BSR कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव हो रहा है और वो अगर 4-6 महीने के अंदर वो सस्टेन कर गया, तो इवेंचुअली आपका 4,500 का बजट जो है वो 3,000-2,500 के ऊपर आ जाता है। वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स के ऊपर। अगर कोई बड़ी प्रोडक्ट्स के ऊपर आप जा रहे हैं, अगर जिस तरह $30 उसकी सेलिंग प्राइस है, ऑब्वियसली उसका CPC जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके लिए फिर आपको $6,000-8,000 का बजट मार्केटिंग पे आपको देना पड़ेगा। उसको टेस्ट करना पड़ेगा आपको, डिफरेंट कैंपेन्स बना के आपको बिडिंग कितनी आप कर रहे हो, आपने कितना बजट सेट करना है एक कैंपेन के लिए। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट किस प्राइस का है, और उसके बाद फिर आप इसका एनालिसिस कर सकते हो कि जी आपको कितना CPC रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे पर क्लिक पे। डन हो गया। जाते जाते कोई व्यूवर्स को हमारे कोई मैसेज देना चाहें, कोई ऐसा सवाल आपको लगता है जो मैंने नहीं किया हो, जो बताना चाहते हैं पॉडकास्ट में, और प्लस कोई ऐसा मैसेज जो कि लोग चाहे वो होलसेल स्टार्ट करने जा रहे हो, चाहे वो प्राइवेट लेवल पे जा रहे हो, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग का ख्याल रखते हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो बंदा भी अब अमेज़ॉन की तरफ आ रहा है उसको बहुत सोच समझ के आना चाहिए इस फील्ड के अंदर, क्योंकि अब ये इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं इनकी पॉलिसीज़ कि अब जो आने वाले हैं उनको थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस चीज़ को समझने के अंदर। दूसरा कि आपने जो नॉलेज लेनी है
आपने किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना कि अगर आप किसी से कोर्स कर भी रहे हैं ना, तो आपने अपनी वर्किंग जो है वो स्टार्ट रखनी है, आपने अपना नॉलेज लेते रहना है। सही है। डिफरेंट चैनल्स को अडॉप्ट करें, डिफरेंट मेंटोर्स को सुने, डिफरेंट पेजेस जो हैं उनको एक्सप्लोर करें कि वहाँ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लें, आइदर फॉर होलसेल, आइदर फॉर अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल, और ड्रॉप शिपिंग पे मैं बात नहीं करूँगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और बड़ा कुछ सीखने को भी मिला। आई होप कि हमने जो कोशिश थी कि आज आप इतनी दूर से आए, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया रहा। और मेरे नहीं ख्याल की कोई ऐसी चीज़ है, अगर कोई चीज़ ऐसी मिसिंग हो भी गई होगी तो लोग आपसे डायरेक्ट, हम आपका प्रोफाइल भी इसमें लिंक कर देंगे तो वो डायरेक्ट भी कनेक्ट कर लेंगे, और कोई कमेंट आएगा तो इंशाल्लाह आपको दोबारा ज़रूर बुलाएंगे। इंशाल्लाह। आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, और मेरी खुशकिस्मती है कि जी उम्र से वापसी पे पहले आप हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई। नहीं और बस दुआ करें, कहते सुना है उम्रा जो करके आता है उसकी दुआ कबूल होती रहती है, तो हमने जो कोशिश की लोगों को बताने की, सिखाने की, वो लोगों तक समझ में आ जाए। बिल्कुल। और मैं आपको लिटरली यकीन करें कि मैंने अल्लाह ताला से वहाँ पे दुआ, सिर्फ यही एक दुआ मैंने जो बहुत बार की, वो ये कि अल्लाह ताला मुझसे लोगों को सिर्फ खैर दे, बस खैर इंशाल्लाह। पहुँचा, यानी कि वो चीज़ दे कि जी जिससे उनका फ़ायदा हो, उनका नुकसान ना हो। और ये आप यकीन माने कि ये दुआ मैंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा की है। इंशाल्लाह जो हमने कोशिश भी की है वो अल्लाह ताला कबूल भी करेगा। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।